हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद विके खंडेलवाल पर। आज का हमारा टॉपिक होगा संवेग संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि संवेग क्या होता है और संरक्षण क्या है। इन दोनों अगर शब्दों का हमें पता चल जाएगा तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हमें कंटेस्ट रूप से क्या होगा दोस्तों, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं संवेग। इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने गति के नियम थे, उसका जो सेकंड नियम था दोस्तों, जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, उसके अंदर ये संवेग संरक्षण दिया गया है और ये अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, संवेग संरक्षण हमारी लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संवेग क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है दोस्तों द्रव्यमान इनटू वेग, जिसे हम क्या है कि संवेग को P से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान को M से और वेग को करते हैं V से, यानी वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है संवेग। और इसका मात्रक हमें पता है, मास का मात्रक होता है दोस्तों kg, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg। और यहाँ पर वेलोसिटी को हम कहते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों kg मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ, जो हमारा संवेग है उसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संवेग निर्भर किस पर करता है। परीक्षा में क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो आप सब देख रहे हैं कि द्रव्यमान है, अगर उसके अंदर कम या ज़्यादा होता है तो क्या है, संवेग के अंदर असर पड़ेगा। और जो वेग है, इस वेग की गति के कारण भी क्या है दोस्तों, संवेग के अंदर असर पड़ता है। जैसे द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तो संवेग में परिवर्तन होगा, इसे दोगुना कर दिया जाए तो भी संवेग में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा संवेग के बारे में। अब हम बताते हैं संरक्षण क्या होता है। संरक्षण दोस्तों, जैसे आपने ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ये सभी ऊर्जा उस टॉपिक में आपने पढ़ी है। उसमें क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का क्या होता है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा के अंदर रूपांतरण होता है, न कि उसका क्या होता है दोस्तों, क्षरण होता है। मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। इसी प्रकार क्या होता है दोस्तों, संरक्षण का मतलब ये है कि किसी वस्तु के अंदर टक्कर हुई तो उसका जो पहले का संवेग है और टक्कर के बाद का संवेग है वो नियत बना रहेगा, मतलब वो संरक्षित रहेगा, उसके अंदर कुछ क्षति नहीं होगी, जबकि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यही मेन है दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। इसके अंदर हम कुछ उदाहरण लेकर चलते हैं और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि संवेग संरक्षण होता क्या है। तो सबसे पहले हम कुछ मानते हैं। जैसे मैंने माना कि एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसका द्रव्यमान मान लिया हमने दोस्तों m, और उसके ऊपर हम F बल आरोपित करते हैं, यानी फोर्स है वो उस वस्तु के ऊपर हम आरोपित करते हैं, और जिसके कारण उसके ऊपर हमने m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित किया तो उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो गया, जिसे हम क्या है दोस्तों P से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि m द्रव्यमान की वस्तु, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसके अंदर वेग उत्पन्न हुआ। द्रव्यमान पहले था तो क्या हुआ दोस्तों, वेग उत्पन्न होने के कारण उसमें संवेग हो गया, क्योंकि द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है दोस्तों, संवेग। और वेग उत्पन्न जब होता है, जब कोई स्थिर वस्तु उसको हम धक्का लगाएंगे तो वो कुछ गति करेगी, यानी वेग होगा, तो वो होगा दोस्तों हमारा संवेग। तो संवेग यहाँ पर उत्पन्न हो गया। और कुछ समय बाद दोस्तों, कुछ यानी कि t समय बाद उसका संवेग p, इसे हम p मान लेते हैं, p1 से उसका उसी वस्तु का संवेग p2 हो जाता है। ये आप लाइन समझ गए होंगे। या फिर से मैं बता रहा हूं कि m द्रव्यमान की वस्तु, उसके ऊपर हमने क्या है कि फोर्स लगाया, जिसके कारण उसके अंदर संवेग उत्पन्न हुआ, और t समय बाद वो संवेग में परिवर्तन हुआ, जो कि p1 से क्या हो गया, p2 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि संवेग में टोटल परिवर्तन कितना हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं F बरोबर, हम क्या है संवेग में परिवर्तन देखेंगे। F बरोबर क्या करेंगे हम, तो संवेग में टोटल परिवर्तन कितना हुआ, जो P1 से क्या हो गया, P2 हो गया। तो F बरोबर क्या होगा दोस्तों, P2 माइनस P1, और कितने समय में हुआ, वही उसकी परिवर्तन की दर होगी। तो हम t को इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, परिवर्तन की दर पूछ ली है, तो दर जहां पर परिवर्तन आ गया, परिवर्तन की दर, वहां पर हम क्या है
टी से डिनोट करते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन की दर, तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण लिखते हैं। तो ए बराबर क्या करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग अपॉन में जो परिवर्तन में लगा जो टाइम होता है, इसलिए हम यहाँ पर टी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर है, उसको हमने यहाँ पर देखा है, ये संवेग में परिवर्तन की दर हो गई। वैसे संवेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों आवेग बोलते हैं, जिसे हम इम्पल्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है कि दोस्तों, जब वस्तुओं की, जैसे ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच जब टक्कर होगी तो सेम टाइम के लिए वो टक्कर रहती है, ए भी उतनी देर टकराता है, बी भी उतनी देर टकराता है। तो यहाँ से हम इस टी को कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टक्कर है, ये समान समय के लिए रहते हैं। तो यहाँ पर हम F बराबर P2 माइनस P1 भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, F क्या है, जो हमने फोर्स लगाया, बाह्य रूप से जो फोर्स लगाया। अगर हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स न लगाए, मतलब अगर फोर्स को शून्य मार लें, अगर F बराबर हमने क्या किया दोस्तों, F बराबर क्या है, हमने 0 मान लिया, तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर F बराबर 0 करने पर ये क्या हुआ, P2 माइनस P1। अब ये क्या है कि P1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, तो P1 बराबर होगा P2, और ये P1 बराबर P2 मतलब प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग ये बराबर होंगे। यही हमारा जो संवेग संरक्षण का नियम है, वो आपको यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है कि संवेग संरक्षण यहाँ पर होगा, जितना संवेग प्रारंभ में होगा या टक्कर से पहले होगा, उतना ही संवेग टक्कर के बाद होगा। टोटल संवेग के अंदर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब इन दोनों का टोटल कर जो इन दोनों का टोटल होगा दोस्तों, तो वो बराबर होगा एनी टाइम। कभी भी संवेग में क्या है कि दोस्तों परिवर्तन नहीं होगा, इनका टोटल हमेशा समान रहेगा। यही हमारा होता है दोस्तों संवेग संरक्षण का नियम। अक्सर दोस्तों आप जो 9th की बुक में देखेंगे, उसके अंदर एक उदाहरण देकर समझाया हुआ है हमें, तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो भी देख सकते हैं, और परीक्षा में भी यहीं से सीधा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें यहीं से पूछ लिया जाता है। और ये उदाहरण है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि 2 गोलियाँ लेते हैं। जैसे कांच की 2 गोली ली हमने, यहाँ पर ले ली एक बड़ी गोली जिसका नाम रख दिया हमने A, और इसका द्रव्यमान मान लिया हमने M1, और दूसरी गोली ले ली हमने यहाँ पर थोड़ी छोटी, इसका नाम मान लिया हमने B है, और इसका द्रव्यमान ले लिया हमने M2। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, 2 गोलियां ली हमने जो इस दिशा में गति कर रही है और इस दिशा में गति कर रही है दोस्तों, और जो M1 की स्पीड है वो B2 है, इससे जो B है इससे थोड़ी ज़्यादा है, तो ये थोड़ी देर बाद इसके साथ टकरा जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, M1 जो इसका प्रारंभिक जो वेग है वो दोस्तों हम U1 मान लेते हैं, इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं हम U2। ये 2 कांच की गोलियां, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये थोड़ी देर बाद इसके सामने ये टकराएगी। तो ये स्थिति हुई दोस्तों टक्कर से पूर्व। पूर्व की स्थिति दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़े समय के बाद ये दोनों दोस्तों टकरा जाएंगे। उस समय क्या स्थिति होगी वो देखिएगा। ये जैसे हमारा M1 था ये बड़ा था, और ये दूसरी क्या थी तो दोस्तों ये छोटी थी, हमारी यहाँ पर ये छोटी थी दूसरी गोली। तो ये थोड़ी देर बाद क्या है दोस्तों, इसकी स्पीड ज़्यादा थी तो ये इससे टकरा गई। ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है दोस्तों, तो एक ही दिशा में चल रही है तो दोस्तों इनका वेग है वो M1 का थोड़ा ज़्यादा है और M2 का थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ी देर बाद ये टकरा जाते हैं। टकराने के बाद ये दोस्तों A है, ये हमारा क्या है दोस्तों B, ये A गोली है, ये B गोली है। इसका द्रव्यमान M1 था, इसका द्रव्यमान था M2। अब क्या है दोस्तों, ये टकराती हैं और इन दोनों के बीच क्या है, टकराने के ऊपर जो A है ये B के ऊपर बल लगाएगा और B है वो A के ऊपर क्या है बल लगाएगी। जैसे मैं यहाँ इस दीवार, ये बोर्ड है, इसको यहाँ धक्का लगाऊंगा तो ये भी कुछ धक्का मुझे वापस लगाएगा। तो A है वो B के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, A B के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो A B के ऊपर फोर्स लगाया हमने, मान लिया F12 है, यानी F12 फोर्स लगा दिया A ने B के ऊपर। अब क्या है दोस्तों, B भी क्या है A के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी,
तो B ने A के ऊपर फोर्स लगाया, यहाँ पर B ने A के ऊपर फोर्स कितना लगाया, इसका उल्टा कर देते हैं हम, 12 का उल्टा कितना हो जाएगा 21। तो ये B द्वारा A पर लगाया गया फोर्स है और A द्वारा B पर लगाया गया फोर्स है F12। और इन दोनों के बीच में टक्कर कितनी रही, वो रही दोस्तों T समय तक, यानी कोई भी एक टाइम है टक्कर तो दोनों में समान रहेगी। M1 भी M2 के ऊपर उतना ही टाइम टक्कर लगाएगा और उतनी देर तक टक्कर रहेगी, और M2 की M1 पर, क्योंकि समान गोलियां हैं, दो गोलियां हैं तो उनके बीच टक्कर का समय है वो समान रहेगा एक दूसरे पर। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, ये हो गई दोस्तों टक्कर, दोनों गोलियों के टक्कर की स्थिति। तो जब टक्कर होती है तो ये स्थिति होगी, ये है दोस्तों टक्कर की। उसके बाद टक्कर के बाद की स्थिति हम देखेंगे दोस्तों। ये बड़ी वाली गोली है, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसका नाम है A, और इसका द्रव्यमान है M1। और ये छोटी वाली यहाँ पर ले लेते हैं, इसका द्रव्यमान है M2। अब दोस्तों T समय की टक्कर के बाद इसके जो वेग है उसमें अंतर हो जाएगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जो U1 से क्या हो जाएगा दोस्तों V1, और ये हो जाएगा V2। मतलब इसके वेग में कुछ परिवर्तन हो गया, तो ये V1 से और V2 हो गया। इस टक्कर के बाद दोस्तों इसके वेग में कुछ तो परिवर्तन आएगा। दो गोली है, जैसे हमने कांच की गोली ली, उसको दूसरी गोली से यूं मारते हैं तो क्या है, एक तो थोड़ी ज़्यादा तेज, या तो ज़्यादा तेज निकल जाएगी या थोड़ी धीरे हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है दोस्तों, उसके वेग में परिवर्तन जरूर होगा। तो पहले अगर प्रारंभिक वेग U1 था तो अंतिम वेग मतलब कुछ उसका वेग बदलेगा, तो V1 और V2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों इसका वेग V1 से V2 हो गया, लेकिन द्रव्यमान में चेंज नहीं होगा। तो अब इस स्थिति, ये कौन सी स्थिति हो गई दोस्तों, ये है टक्कर के बाद की स्थिति। टक्कर के बाद की स्थिति। तो ये दोस्तों तीन हमारे सामने है, एक टक्कर से पहले, एक टक्कर के समय और एक टक्कर के बाद की स्थिति। तो ये तीनों स्थिति हमारे सामने है। अब इसी से क्या है दोस्तों, हमारा जो संवेग संरक्षण का जो फॉर्मूला है, जो P1 बराबर P2 होता है, उसे हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। वो कैसे बना P1 बराबर P2, तो वो सब इसी के अंदर दिखाया गया है। मेन फॉर्मूला वही होता है P1 बराबर P2। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जो पहली जो बॉल है मतलब A, यहाँ पर हम A ले लेते हैं। तो A गोली है, A हमने क्या मानी थी, गोली। तो इसके संवेग में टोटल कितना परिवर्तन हुआ, A गोली के संवेग में परिवर्तन, तो A गोली के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो A है जिसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, M1, द्रव्यमान है M1, और इसका संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, U1 था वो V1 हो गया। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, V1 माइनस U1 अपॉन में T कर देंगे। मतलब संवेग में अगर परिवर्तन पूछा है तो परिवर्तन हुआ अंतिम वेग, कुछ देर बाद उसका वस्तु का वेग और कुछ देर पहले। तो मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग अपॉन T इसलिए करेंगे क्योंकि वेग में परिवर्तन की हमारे सामने यहाँ पर दर पूछी गई है। तो संवेग होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर पूछी गई है तो T जरूर आएगा यहाँ पर। उसके बाद है दोस्तों B गोली, हम यहाँ पर ले लेते हैं B गोली। B गोली के संवेग में परिवर्तन की दर, तो B गोली के अंदर संवेग में कितना परिवर्तन हुआ दोस्तों, वो हम यहां पर लिख रहे हैं। तो B के अंदर कितना परिवर्तन होगा दोस्तों, वो होगा M2 अपॉन, यहां पर होगा कोष्टक में V2 माइनस U2 अपॉन T, क्योंकि यहाँ पर ये M द्रव्यमान की गोली है तो B के अंदर M2 द्रव्यमान की गोली, तो M2 यहाँ ले लिया और U2 से V2 उसकी टक्कर के बाद हुआ, तो वही वेग में परिवर्तन हुआ। इसे ही हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन। मतलब V2 से V1 के बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस। आप मतलब आप एक उदाहरण से समझे, जैसे किसी गाड़ी की पहले स्पीड थी 10, उसके बाद हो गई उसकी 20,
और इसके बीच में टाइम लगा 2 सेकंड का। तो इसी प्रकार से जो 20 में से हम क्या है अंतिम में से जो प्रारंभिक वेग है वो निकालते हैं, तो 10 अपॉन टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ दोस्तों, उसकी परिवर्तन की दर हुई। मतलब हर सेकंड के अंदर 5 मीटर का परिवर्तन उस वस्तु के उसकी स्पीड के अंदर हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें कुछ समझाया गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर देखेंगे फोर्स कितना कितना लग रहा है। तो ए है वो इस गोली के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो लगा रहा है F12। इसके बराबर में क्या होगा दोस्तों, हमें पता है कि F बराबर होता है ma। उसके अंदर हमने पढ़ा था गति के दूसरे समीकरण में, तो कुछ उसी प्रकार यहाँ पर होगा। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, इसमें संवेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो उसके अंदर फोर्स कितना लगा, तो वही होगा यहाँ पर। तो फोर्स F1, ये जो गोली है A, ये कितना फोर्स लगाएगी, तो वो सेम जो इसमें परिवर्तन हुआ A गोली के संवेग में उतना फोर्स यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर होगा m1 इंटू v1 माइनस u1 अपॉन टी। और जो F2 होगा यानी F21 वो होगा दोस्तों हमारा m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ये सब हमने यहाँ पर आपको बता ही दिया है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये A है, ये B के ऊपर फोर्स लगा रहा है, B A के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हमने गति का जो तीसरा नियम पढ़ा था दोस्तों, एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया की प्रतिक्रिया, तो उसके अंदर हमने देखा था जो जैसे A हमारा कितना है F12, और जो जितना F12 फोर्स लगाएगा उतना ही हमारा क्या है दोस्तों विपरीत दिशा में क्या होगा, वो जो दीवार, जैसे मैंने दीवार को धक्का लगाया तो मैंने इस यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो दीवार भी यहाँ विपरीत दिशा में 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। ऐसे ही क्या होगा दोस्तों, ये गोली इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगी ये भी उसके ऊपर प्रतिक्रिया के रूप में उतना ही फोर्स लगाएगी। तो F12 बराबर होगा दोस्तों हमारा F21। लेकिन क्या होगा दोस्तों, इनकी दिशाएं विपरीत होंगी, इसलिए क्या होगा दोस्तों, ये तो इस दिशा में लगा रही है और इनकी क्या है वेग की दिशा भी ये है, लेकिन ये क्या है फोर्स विपरीत दिशा में लग गया। तो विपरीत में लग गया तो इसके कारण हम यहाँ पर ये माइनस कर देंगे। तो अब हमारा F12 बराबर माइनस F21 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, इनको रखते हैं इनके मान और हमारा जो समीकरण है उसे सोल्व करते हैं। F12 का मान हम यहाँ पर रखते हैं, तो जैसे F12 का मान हमने रखा m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और बराबर में क्या है कि यहाँ पर माइनस का निशान है, और यहाँ पर F21 का मान हम यहाँ पर रखते हैं m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो टक्कर सेम टर्म के लिए रहती है, या हम t को t से कैंसिल कर देते हैं। अब क्या है दोस्तों, हम इसे सोल्व करते हैं। तो ये होगा दोस्तों m1 v1 माइनस u1 बराबर होगा हमारा माइनस, ये होगा हमारा माइनस m2 v2 माइनस u2, ये हमारा होगा। और इसको सोल्व हम जब करेंगे तो हमारे सामने मेन जो इसका जो फॉर्मूला है वो बनकर तैयार हो जाएगा हमारा संवेग संरक्षण का। वो एक बार मैं यहाँ पर डिनोट कर यहाँ पर लिखता हूँ उसे, तो वो हमारा होगा, इसको सोल्व करते हैं तो ये जो कोष्टक के भीतर है वो हर एक से मल्टीपल होगा। तो हमारा लास्ट में जो कैलकुलेशन करने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा हमारा m1 v1 प्लस m2 v2। और यही हमारा संवेग संरक्षण वाला फॉर्मूला है, वो यहाँ से बनकर तैयार हो जाता है। और यही क्या है दोस्तों, इसी के ऊपर बेस हमारे क्या है क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप 9th क्लास में हो तो पूरा का पूरा इसको सोल्व करके भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अन्यथा आप आरआरबी या एनटीपीसी का एग्जाम देंगे तो उसके अंदर साफ साफ इन्हीं जो फॉर्मूले हैं जिसमें फिजिक्स लगती है या एनडीए हो कुछ भी हो, उसके अंदर सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अगर सोल्व करके बताऊं तो उसके बाद आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन सोल्व करके देख लेना। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, पूरा क्वेश्चन तो लिखूंगा नहीं मैं। जैसे हम मानते हैं, जैसे कोई बंदूक है, बंदूक मान ली हमने, वो बंदूक है वो है 2 किलो की,
2 किलो की बंदूक है दोस्तों, और जो उसके अंदर जो गोली है, बंदूक के अंदर जो गोली है वो है हमारी मान लीजिए 20 ग्राम की, और वो बंदूक से जब गोली दागी जाती है तो उस गोली का जो वेग है दोस्तों, यानी कि वेग यानी कि स्पीड है, वो है 150 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसके अंदर हमें ज्ञात करना है कि बंदूक जब गोली को दागेगा तो क्या है दोस्तों, गोली सीधी एक क्षैतिज दिशा में जाएगी, लेकिन क्या है जब गोली आगे की ओर जाएगी तो कुछ क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया वाला फोर्स हमने पढ़ा था, कुछ प्रतिक्रिया होगी जिससे कि बंदूक है वो पीछे की तरफ आएगी। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि बंदूक पीछे की तरफ किस वेग से आएगी। तो सिंपली मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, हमने जो पहले स्टार्टिंग में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें उलझन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर M1 तो हम ले लेंगे बंदूक का, लेकिन M2 यहाँ पर हम ले लेंगे सीधा जो हमारी गोली है उसका द्रव्यमान। लेकिन जब हम वेग लेंगे यहाँ पर, तो ये जो दोस्तों वेग है यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बंद है जब तक गोली नहीं छोटी, जब तक U1 तो हमेशा 0 होगा, और V2 हमारे सामने जो वेग है दोस्तों अंतिम वेग, वो हमें ज्ञात, यहाँ पर हम फंस जाएंगे कि ये प्रारंभिक वेग है या अंतिम वेग है। तो ये प्रारंभिक वेग तो होगा नहीं, होगा अंतिम वेग, लेकिन हम यहाँ पर V1 V2 इसके अंदर उलझ जाते हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो पहले ही बता दिया था आपको, P1 बराबर P2 होता है, तो और हमें पता है कि समय का फॉर्मूला होता है P बराबर M इंटू V। तो यहाँ पर हमें केवल इसे 2 बार लिखना है, M इंटू V बराबर M इंटू V, और इसी के तहत हमें सोल्व कर लेना है, और हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसानी से बनेगा। जैसे ये 2 kg की गोली है, M हमने पहले मान लिया बंदूक का, 2 kg को यहाँ पर ग्राम में, तो हम पूरे को ग्राम में कर लेते हैं, तो ये 2000 ग्राम हो गया। उसके बाद इसका वेग कितना है, तो बंदूक का वेग तो हमें ज्ञात ही करना है कि वो पीछे कितने वेग से आएगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर है दोस्तों गोली, तो गोली है 20 ग्राम की, और उसकी वेग है वो है 150 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हम यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ऐसे यहाँ से कट कर लेंगे, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा 20 बराबर ये हो जाएगा 30। अब हमें V ही तो ज्ञात करना था, V बराबर 20/30, यानी बंदूक पीछे किस तरफ से कितनी गति से आएगा। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ V बराबर 30/20, यहाँ 1 0 से 1 0 गया, और यह है 1.5, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमें स्पीड पूछी गई है वेग की, तो मीटर होगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड की यहाँ पर स्पीड से वो बंदूक है वो पीछे की ओर आएगी। तो यहाँ से हमारा सीधा आंसर निकल सकता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसमें ज़्यादा उलझेंगे नहीं, सीधा यहाँ से सोल्व कर लेंगे। वैसे आप इसका यूज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ से कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ और न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाने हो, तो मुझे बताइएगा कमेंट जरूर करके, जिससे कि मैं आपको और भी ऐसे आंकिक क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल्स है वो आपको बता दूंगा। इस चैप्टर से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो एक चैप्टर है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।